आप सब मानते हैं कि हर कोई बंदा क्रिएटिव होता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हर व्यक्ति जिंदगी भर बचपन से लेकर मृत्यु तक रचता रहता है? ऐसी कौन सी चीज है जो क्रिएट करता रहता है? कोई जवाब? ड्रीम्स, थॉट्स, और कुछ? एस्पिरेशंस, जर्नी ऑफ लाइफ। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ सोचा था। तो मुझे लगा कि समझ, आदमी बचपन से लेकर मृत्यु तक समझ रचता रहता है, बचपन से। और यही समझना हमारा ज्ञान होता है। आप और मैं एक ही किताब पढ़ रहे हैं। आप अपनी समझ बना रहे हैं, मैं अपनी समझ बना रहा हूं। आप अपना ज्ञान बना रहे हैं, मैं अपना ज्ञान बना रहा हूं। तो ये क्या बात होती है कि मेरा ज्ञान ज्ञान और आपका ज्ञान ज्ञान नहीं है ना? ज्ञान तो हम सब रच रहे हैं। तो देखिए, मैं जिस बात पे बढ़ रहा हूं वो ये है कि आप स्कूल में अंग्रेजी से रिलेटेड जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है वो उसको ज्ञान समझते हैं। लेकिन हर कोई भारत में, कितने लोग हैं भारत में? सब लोग जी रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं, सब लोग ज्ञान बना रहे हैं। क्या वो ज्ञान ज्ञान नहीं है? भारतीय ज्ञान से आप कब परिचित होंगे? तो भाई, प्रगति की दिशा पश्चिमी क्यों हो? प्रगतिशील होना एक नकली क्यों हो? प्रगति तो भीतर से आती है ना? तो ये भीतर का सफर एक तरीके से आपको कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। मतलब स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज से निकलेंगे, ये व्यवस्था से निकलेंगे, फिर आप भीतर के रास्ते जाने चलेंगे, मतलब चल पड़ेंगे, और आपको भारत के रास्ते भी चलना पड़ेगा। अब यही सफर जब मेरा शुरू हुआ था, मैं वो शेयर करता हूँ संगीत का। मैं स्कूल में था, बड़ा शार्प बच्चा था, मुझे था IIT जाएंगे, ठीक है। तो 2 साल मैंने खुद पे बहुत शोषण किया, खूब पढ़ाया खुद को, ठीक है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, हो गया IIT। लेकिन जब मेरा दोस्त गिटार सीखने जा रहा था तो मैं उसके साथ हो लिया। IIT JEE और IIT होने में, ज्वाइन करने में 3 महीने का गैप होता है। तो जब मैं गया वहां पे, मैंने गिटार उठाया और मुझे कुछ बड़ी सुंदर चीज की अनुभूति हुई। वो थी अभिव्यक्ति। स्कूल में मतलब आपको सिखाया जाता है कि दुनिया कैसे चलती है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ काइनेमैटिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसकी जगह कहाँ है? मतलब उसकी जगह दोस्ती में होती है लेकिन दोस्ती भी इतनी परिपक्व नहीं होती है कि वो हर बात को जगह दे दे। नोटबुक के आखिरी पन्नों में आपको कुछ स्क्रिबल करके मिलता है। तो जब मुझे इस अभिव्यक्ति की अनुभूति हुई तो मुझे खुद का स्पर्श हुआ। मुझे लगा यार, ये तो बहुत बड़ी चीज मिल गई मुझे, ये तो IIT भी नहीं है, IIT से भी बड़ी चीज है। मैं खुद से जुड़ पाया, इसलिए मैंने संगीत का सफर शुरू किया। मैं थोड़ा संगीत के बारे में बताता हूँ कि कैसे कैसे गया। बड़े मजेदार किस्से होते हैं टीचर और स्टूडेंट के। हमने सोचा कि मुझे प्रोफेशनली म्यूजिक करना है, कैसे कर सकता हूँ। मेरे डीन ने बोला, कविश डोंट बी सिली, नॉट एवरीवन कैन बी रहमान, ठीक है। तो मुझे लगा यार, मुझे रहमान बनना भी थोड़ी है। तो मेरा और डीन का बहुत चलता रहता था ऐसे। तो मैंने एक बार एग्जाम पेपर में लिख दिया था कि आप कौन होते हैं बताने वाले कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन में जो आए हम वो सब कर सकते हैं। तो ये सब चलता रहता था। मैं बॉम्बे में भी जाता था, अलग अलग पब्स में जाता था जहाँ पे बैंड्स बज रहे हैं, देखता था कि मैं अपना म्यूजिक भी करना चाहता हूँ, कैसे कर पाऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनलिज्म इन आर्ट, और व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनलिज्म, है ना। हम बोलते कि बड़ा होना है, नौकरी करनी है, अब तो है कि हमें अपना स्टार्टअप करना है, बट व्हाट डू यू मीन बाय इट, क्या मतलब है इसका। तो आर्ट तो बहुत सेल्फ सर्विस वाली चीज है कि आप जब रचते हैं तो आप खुद को भी रच रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही साथ साथ चलने वाली चीज है। लेकिन उसमें अगर और लोग भी सर्व हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रोफेशन हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो आप प्रोफेशनली आर्ट को एंटरटेन कर सकते हैं कि हाँ मुझे करना है। लेकिन भारत में इंडिपेंडेंट म्यूजिक को करना मतलब एक अलग ही चैलेंज लगती थी। मतलब बॉलीवुड मुझे करना नहीं है, मुझे किसी और के लिए गाना नहीं है, ना किसी को नचाना है, भाई मुझे अपनी बात करनी है। मैं म्यूजिक में आया हूँ क्योंकि मुझे अभिव्यक्त करना है। तो क्या मैं करियर बना सकता हूँ इससे? तो मुझे लगा कि बहुत छोटे छोटे स्पेसेस हैं, अभी परिपक्व नहीं है भारत, जहाँ पे इंडिपेंडेंट स्पेस
इंडिपेंडेंट म्यूजिक को जगह मिल सके, तो मैं भीतर भारत जाने लगा। मैं गाँव गाँव गया, मैं लगा कि मैं अपने गाने गाऊंगा यार, मैं गाऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा। और जब मैं गया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लोग मिले। मुझे वहां पे भी म्यूजिशियन, यहीं पास में मैं गया था गोरखपुर के पास, देवरिया के पास, तो वहां पे मैं हैंडपंप के किनारे गिटार बजा रहा था, तो गांव वाले लोग आए, भैया तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एक और हैं, इनसे मिलिएगा। तो मैं गया, उन्होंने अपने गाने सुनाए, मैंने बोला किसके गाने हैं? बोले मेरे खुद के। तो मुझे लगा यार कला तो देश के कोने कोने में है, मगर कलाकार अपने कोने तक सीमित है। तो आपने अभी कोलैबोरेशन वर्ड यूज किया था शुरू करने से पहले, तो मुझे लगा कि अगर हम कलाकार अपने अपने कोने में जो रहते हैं वो एक दूसरे के कोने में आने लग जाएं तो सीन बड़ा हो जाएगा, माहौल बड़ा हो जाएगा, मोहल्ला बड़ा हो जाएगा। अब मैं जब ये करने लगा तो लोग बोलने लगे कविश तो कुछ फोक कर रहा है। आप फोक म्यूजिक समझते हैं ना क्या होता है? ये गलत शब्द है। ये फोक म्यूजिक भी एक बहुत ही मतलब आइडेंटिटी चुराने वाला शब्द है आपका। तो मुझे बलिया के पत्रकारों ने बहुत सही बात कही थी। आप जॉनरा समझते क्या होता है? सुना होगा जॉनरा क्या होता है, ब्लूज, जैज वगैरह वगैरह। उन्होंने मुझे बहुत सही परिभाषा दी थी जॉनरा की, मतलब वो भी अनजाने में। उन्होंने बोला कि गीत तो कलाकार गाता है, लोग जब साथ आते संगीत हो जाता है। लोग साथ कैसे आते हैं? गजल सुनने कैसे आते हैं, रॉक कॉन्सर्ट में कैसे आते हैं, ईडीएम में कैसे आते हैं? ये मैनिफेस्टेशन जॉनरा है, ठीक है। तो भारत में कितने जॉनरास हैं? अब मुझे फोक से आपत्ति होती थी, भाई आप गिटार उठाएं तो ब्लूज जैज बोलेंगे, हम हारमोनियम में जाए तो हम फोक हो गए। आप शहर में गा बजा रहे हैं तो इंडी हैं, हम गांव में गाए बजाए तो हम फोक हो गए। कि सारे जॉनरा का जन्म अमेरिका में हुआ है, भारत में कोई जॉनर नहीं है। कजरी, चैती, ठुमरी, डायरो, ये सब क्या है? बाउल। यहाँ पे भी जॉनरा है, ठीक है। और इसी बात को मैं थोड़ा सा ये सब चीजें मुझे भीतर सफर करते करते ही मालूम चली, जो मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूं। उसमें एक और चीज है। अब जैसे आपने एक और जॉनरा का नाम सुना होगा, पॉप। पॉप जॉनरा कहां से आया? पॉप जॉनरा आया जब रिकॉर्डिंग शुरू होने लग गई। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गई। अभी तो था कि मैं यहाँ पे गा रहा हूं या कोई यहाँ पे गा रहा है, हम सब इकट्ठे हैं किसी वजह से और हम एक साथ महसूस कर रहे हैं, तो अब संगीत हो गया। लेकिन अब मेरा गाना पब्लिक तक जाएगा, जो यहाँ पे उपस्थिति नहीं है, एक मास तक जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। तो पॉप जॉनरा आया। इंडिपेंडेंट म्यूजिक, मैं थोड़ी सी परिभाषा शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्या होता है फिर, जो अभी चालू हो गया है? पहले होता था कि स्टूडियोज और बहुत कैपिटल लगता था रिकॉर्डिंग करने में और उसको प्रसारित करने में। आजकल अब वो आप खुद ब खुद कर सकते हैं इंटरनेट की वजह से। द पावर टू ब्रॉडकास्ट योर ओन म्यूजिक इज इंडिपेंडेंट म्यूजिक, हैज ब्रॉट इंडिपेंडेंट म्यूजिक टू द फोर। अब मैं इस चीज से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, क्योंकि इस सफर में आप देखिए भारत में क्या क्या हो रहा है। मतलब बिल्कुल वेस्टर्न म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है, फोक संगीत है, अक्सर आप ऐसे ही उसको कैटेगराइज करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एक टर्मिनोलॉजी है जो मुझे बनानी पड़ी, क्योंकि क्या है ना, मैंने चीज देखी है कि जब आपको कुछ नहीं समझ आए ना तो आप नई समझ बनाएं। मतलब क्योंकि मैं इतने सारे सवालों के साथ जूझ रहा था संगीत के सफर में कि भाई राग क्या होता है, कोई ढंग से जवाब ही नहीं दे रहा, गोल मटोल जवाब देते जा रहा है। मतलब मैं पूछते जा रहा, मैं अपने सवाल को कभी दरकिनार नहीं करता था। मेरे पिताजी ने बहुत सुंदर बात कही थी मुझे, जिसने बहुत मदद करी है मेरी। उन्होंने बताया कि कभी भी अपने सवाल से समझौता मत करना। क्योंकि मैंने एक बार टीचर से पूछ लिया था कि भाई थर्ड क्लास में था कि आई हैव अ डाउट, तो उन्होंने मुझे बैठा दिया था। तो मेरे डैड ने बताया कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी शुड बी अलाइव। तो जब वो अक्सर दबा दी जाती है म्यूजिकल सीन में बहुत ज्यादा। तो खैर जिस तरीके से मैं कह रहा था कि यहाँ पे शास्त्रीय संगीत, फोक संगीत, म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक ये सब एग्जिस्ट करता है, तो बहुत खिचड़ी बन रही है जिसको हम फ्यूजन म्यूजिक बोलते हैं। मुझे अक्सर कंफ्यूजन म्यूजिक लगता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बैठ नहीं पा रहे होते साथ में। आई विल टेल यू व्हाई। थोड़ी सी मैथमेटिक्स फिजिक्स करूंगा मैं यहाँ पे, चलेगा? चलेगा, ठीक है। तो क्या है, जब से अंग्रेज लोग आए थे तो दे ब्रॉट देयर ओन म्यूजिक यहाँ पे। उनके म्यूजिक में
जो नोट्स हैं उनका रिलेशनशिप 2:1/12 का है, जो कि इर्रेशनल नंबर है। नाउ इर्रेशनल इक्वेशंस जो होती हैं दे आर अनहार्मोनिक, मतलब वो म्यूजिकल नहीं होती हैं, ये एडजस्ट करी गई थी ताकि आप कॉर्ड्स बजा सकें। भारतीय म्यूजिक क्यों आपको ज्यादा मेलोडिक और लुभावना लगता है? क्योंकि इसमें जो स्वर हैं, जहाँ यहाँ बोलते हैं सच्चे स्वर हैं, यानी हार्मोनिक स्वर हैं। तो मैं भी थोड़ा सा दिखाता हूँ थोड़ी कंपैरिजन करके और फिर मैं समाप्त करूंगा। ये नूरी है, तो देखो इसमें ना ये एक ऐसे बनी थी कि मैं गोरखपुर में कि वो ट्रेन में जा रहा था, एक चाचा है गिटार बजा रहा था, उन्होंने कहा ये क्या है बाहर का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, कुछ इंडियन बजाया करो। मुझे बात लग गई, बात सही भी थी, क्योंकि मैं गिटार पे कुछ गाने सुनाता था तो फिरंगी देख के बोलता था ये सब तो ठीक है, कुछ इंडियन सुनाओ सितार सरोज जैसा। फिर मुझे लगा यार क्या मैं अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूँ, मतलब जिसकी भारतीय आवाज भी हो और उसमें गिटार जैसे कॉर्ड्स भी बज सके। तो वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद बनारस आना हुआ, बनारस में शास्त्रीय संगीत से परिचय हुआ, मुझे जगह मिली और फिर मुझे संभव लगा। फिर मैं इजराइल गया था तो तुर्की कलाकारों से मिला। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप दुनिया का कोई भी संगीत बजा सकते हैं। तो जैसे अगर आपको रबाब बजाना है तो रबाब सुना है? तो ये आपका रबाब हो गया। अगर आपको सरोदंग बजाना है, अगर आपको गिटार बजाना है, ऐसे करके आप गिटार बजा सकते हैं। अगर आपको ऐसे बजाना है तो आप ऐसे भी नूरी को बजा सकते हैं। अच्छा, मैं इसका नाम नहीं बताया, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है नूरी। काशी मुझे बुलाए बुलाए, काशी मुझे बुलाए बुलाए, कुछ नहीं भाए, कुछ नहीं भाए, काशी मुझे बुलाए। सुबह घाट पे जो स्वर लगाए, सुबह घाट पे जो स्वर लगाए, मन मेरा शिव हो जाए, काशी काशी मुझे दीवाने रसिक जनों में, दीवाने रसिक जनों में मुझे मेरा कुनबा मिल जाए,
काशी मुझे बुलाए बुलाए, काशी मुझे